ये क्लिप शुरू होने से पहले आपको बता दूं कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका में जिस तरह से स्वागत हुआ वो ऐतिहासिक था। सब तरफ से जय जयकार हुई थी, सब लोग खुश थे कि इतना शानदार स्वागत हुआ है। लेकिन बराक ओबामा ने जो टीका टिप्पणी करी है उसने लगता है कि सब कुछ पानी फेर दिया उसके ऊपर। और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जो उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को भारत के मुसलमानों के बारे में सोचना होगा, इसको लेकर भारतीय सत्ता पक्ष के लोगों में बेचैनी है। और उन्होंने जिस तरह से बयान दिए हैं वो आपको इसमें सुनने को मिलेगा। कुरान और हदीस की रोशनी में 3 तलाक को लेकर प्रधानमंत्री ने जो तारीखी स्टेटमेंट दिया है वो आपको इसमें सुनने को मिलेगा। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपको पता चलेगा, जो आपको मैं बता दूं लागू होकर रहेगा। भले ही असद मदनी या कोई भी इसके बारे में कोई कुछ कहे, लेकिन प्रधानमंत्री का ये फैसला है कि ये लागू होकर ही रहेगा। इस पर मदनी ने क्या कहा है वो भी आपको इसमें सुनने को मिलेगा। उन्होंने किस तरह से इसका विरोध जताया है, लेकिन विरोध उनका जिस अंदाज में है वो बहुत हल्के फुल्के अंदाज में है। और आखिर में चंद्रशेखर आज़ाद के पर जो हमला हुआ उसकी सच्चाई आपको पता चलेगी कि इस हमले के पीछे कौन था, किसने ये हमला कराया था। जबकि चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ कहा है कि उनके पर हुआ हमला इस बात के सवाल खड़े करता है कि इन हमलावरों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, यानी मुख्यमंत्री योगी का संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने कहा है कि मेरे पर हमला बिना किसी बड़ी राजनीतिक साजिश के नहीं हो सकता। देखेंगे इसके अंदर में पूरा क्या है मामला, कि उनके ऊपर किसने हमला कराया था और क्यों हमला हुआ था उनके। मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। मोदी मोदी 21 से 24 जून 2023 ये समय भारत के लिए काफी ऐतिहासिक रहा, क्योंकि दुनिया की सुपर पावर्स में गिने जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को इस बीच में अमेरिका की राजकीय यात्रा पर आमंत्रित किया था। ये समय भारत के लिए जोश से भर देने वाला था। भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका में अलग अलग तरह के सम्मान से नवाजा जा रहा था। इससे पहले ही अमेरिकी सांसद, अमेरिका में रहने वाले भारतीय, अमेरिका में रहने वाले लोग अमेरिका आगमन के लिए बेताब नजर आ रहे थे। और जब पीएम मोदी यहाँ पहुंचे थे तो जैसे दुनिया भर की खबरें एक तरफ और पीएम मोदी का अमेरिका में स्वागत ही मानो हर जगह की सुर्खियां बना हुआ था। सब कुछ ठीक जा रहा था, हर तरफ से भारत को प्यार और सम्मान ही मिल रहा था। लेकिन मजा खराब कर दिया अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बयान देकर। ऐसा बयान जो सिर्फ भारत के दुश्मनों से ही सुना जा सकता है। वो ही भारत में अल्पसंख्यकों की असुरक्षा का मुद्दा उठाते हैं। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी मोदी के भारत के लिए इसी मुद्दे को उठा दिया। हालांकि अमेरिकी शासन ने बराक ओबामा के इस बयान से पल्ला झाड़ दिया है। उन्होंने बराक ओबामा के पीएम मोदी के खिलाफ की गई किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया है। अमेरिका तो सिर्फ भारत के साथ अपने मधुर हुए संबंधों को ही संजोकर रखने की सोच रहा है। तभी तो भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए अमेरिकी व्हाइट हाउस के एक सीनियर प्रशासनिक अधिकारी ने बराक ओबामा के भारत के खिलाफ दिए गए बयान पर कह दिया है कि वो एक नागरिक है और पीएम मोदी के दौरे के दौरान भारत पर उनकी की गई टिप्पणियों का अमेरिकी सरकार से कोई संबंध नहीं था। जी, व्हाइट हाउस के सीनियर अधिकारी ने इस बारे में खुलकर बात करते हुए कहा है, राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम मोदी के साथ हर तरह के मुद्दे को उठाया। हालांकि मैं दोनों नेताओं के बीच हुई निजी बातचीत के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। बाइडेन सरकार पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का बहुत सम्मान करती है, लेकिन वो अमेरिका के एक नागरिक है और मोदी की यात्रा के दौरान भारत पर की गई उनकी किसी भी टिप्पणी को लेकर व्हाइट हाउस से कोई चर्चा नहीं की गई थी। वहीं जब उनसे पूछा गया कि एक और ओबामा भारत को लेकर सख्त टिप्पणी करते हैं और दूसरी तरफ राष्ट्रपति बाइडेन भारत की प्रशंसा करते हैं, क्या इसके पीछे कोई रणनीति है? इसके जवाब में व्हाइट हाउस के अधिकारी ने सिर्फ इतना ही कहा, पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के लिए बहुत सम्मान है, लेकिन वो एक नागरिक है और उन्होंने जो कहा है उसे लेकर व्हाइट हाउस से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। वहीं बराक ओबामा के आरोपों को जाने बिना ही पीएम मोदी जब अमेरिका में थे, व्हाइट राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक का हिस्सा बने थे, साझा बयान दे रहे थे, तो पीएम मोदी ने भारत में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे भेदभाव और मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोपों पर साफ लफ्जों में कहा था कि भारत एक लोकतंत्र है और जाति, पंथ, धर्म या लिंग के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने अमेरिका की धरती से भारत पर लांछन लगाने वालों को कैसे जवाब दिया था।
world leaders have made commitments to protecting democracy. What steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। सुना आपने, पीएम मोदी ने कैसे एक एक शब्द में साफ कर दिया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ अल्पसंख्यकों से भेदभाव का सवाल ही नहीं उठता। वहीं ओबामा के भारत पर लगाए गए आरोप पर भारत ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। ओबामा की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण ने कहा था, बराक ओबामा के कारण 6 मुस्लिम देशों पर बमबारी हुई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था, यह आश्चर्य की बात है, जब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर थे तो एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय मुसलमानों के बारे में बयान दे रहे थे। मैं सावधानी के साथ बोल रही हूं, हम अमेरिका के साथ अच्छी दोस्ती चाहते हैं, लेकिन वहां से भारत की धार्मिक सहिष्णुता के बारे में टिप्पणियां आती हैं। शायद उनके कारण 6 मुस्लिम देशों पर बमबारी हुई। एक पूर्व राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स का बयान दे रहे हैं भारत के मुस्लिम्स, जबकि विदेश के विषय के बारे में मैं थोड़ा संयम रखते हुए बोल रही हूं। यूनाइटेड स्टेट्स के विषय में हम अच्छा फ्रेंडशिप चाहते हैं, मगर उधर से भी भारत के रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर एक यूएससीआरएफ है, उनके कमेंट्स आ जाता है। राष्ट्रपति जी ने कुछ बातें बोल रहे हैं, जहां शायद 6 देशों के खिलाफ, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में। सीरिया से लेकर के यमन, इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। मोर देन 28,000, मेरे पास इतना स्पष्ट डेटा नहीं है, 7 कंट्री के खिलाफ उसी समय झगड़ा, वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हुआ और मोर देन 26,000 बॉम्ब्स वे ड्रॉप्ड। इसलिए मैं मानती हूं ये सब हमारे विपक्ष भी बाहर जाकर के बात करने के समय भारत के हित में नहीं बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को वो डिफीट कर नहीं पाएंगे, ऐसे लोगों को उछालते हैं और वो भी इनके कारण इस बहस में शामिल हो जाते हैं बिना ग्राउंड लेवल डिटेल्स को लेते हुए।
वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि भारत में कई हुसैन ओबामा हैं और उनसे निपटना हमारी प्राथमिकता है। असम पुलिस अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर कार्रवाई करेगी। तो कुछ इस तरह के जवाब भारत पर लांछन लगाने वाले पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को आज तक मिल रहे हैं। वैसे जब बात अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की इतनी हो ही गई है तो जानना ये जरूरी भी हो जाता है कि आखिर ओबामा ने कहा क्या था। क्या कहा था बराक ओबामा ने? अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रकार क्रिस्टियान अमानपोर ने ओबामा से पूछा था, राष्ट्रपति बाइडेन ने डिफेंसिव डेमोक्रेसी को अपने प्रशासन का केंद्र बनाया हुआ है और ये वो वक्त है जब दुनिया का लोकतंत्र खतरे में है। इसे तानाशाहों और तानाशाही से चुनौती मिल रही है, अनुदार लोकतंत्रों से भी इसे चुनौती मिल रही है। बाइडेन चीनी राष्ट्रपति को तानाशाह कहते हैं। इसी सवाल का जवाब देते हुए बराक ओबामा ने भारत में अल्पसंख्यकों के हाल पर टिप्पणी की थी। बराक ओबामा ने कहा था, हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात करना अहम है। अगर मेरी मोदी से बात होती तो मेरा तर्क होता कि अगर आप अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं करते हैं तो मुमकिन है कि भविष्य में भारत में विभाजन बढ़े। ये भारत के हितों के उलट होगा। बराक ओबामा के भारत के खिलाफ नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ दिए गए इसी बयान पर हंगामा मचा हुआ है। मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर मौलाना मदनी का विरोध देखने को मिल रहा है, लेकिन वो अकड़ नहीं देखने को मिल रही जैसे वो पहले माइक पकड़कर तेवर दिखाया करते थे। और ये निराशा है कि मौलाना मदनी ने कहा है, हमारी मस्जिद चली गई, हम कुछ नहीं कर पाए, अब यूसीसी में क्या कर लेंगे। यूसीसी पर मुसलमान अपनी बात रखेंगे लेकिन उनकी बातों की सुनवाई होगी, इसकी उम्मीद नहीं है। कोई क्या कर सकता है। अब जब प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर कहा है कि मुसलमानों के धार्मिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। अब आप सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान जिसमें उन्होंने ये बातें कही थी यूसीसी को लेकर, और जिस बयान के बाद मौलाना की ये निराशा सामने आई है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? मौलाना मदनी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी हैं, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समान नागरिक संहिता पर जोर देने के बाद देर रात एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी। 3 घंटे की बैठक में लॉ बोर्ड ने अपने विचार विधि आयोग को सौंपने का फैसला किया, जिसने सभी हितधारकों के जवाब मांगे हैं। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने तैयार किया ड्राफ्ट। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की देर रात हुई बैठक में यूसीसी को लेकर फैसला लिया गया कि वो जल्द इस ड्राफ्ट के साथ लॉ कमीशन से भी मुलाकात की जाएगी और अपील की जाएगी कि वो उनके ड्राफ्ट को ध्यान में रखते हुए अपना यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करे। मौलाना मदनी समझ चुके हैं कि वक्त बदलाव चाहता है। जो पहले धमकी दिया करते थे, धमकी भरे लहजे में बात किया करते थे, वो अब अपील करते नजर आते हैं। यहाँ मौलाना के एक पुराने बयान का जिक्र करना बेहद जरूरी है। मदनी का कहना था कि हर मजहब के लोग अपने मजहब के लिए काम करते हैं, तो हम अपने मजहब की हिफाजत क्यों ना करें। समाज के साथ साथ देश को भी धार्मिक लोगों की जरूरत है। मदरसों और जमीयत का राजनीति से रत्ती भर वास्ता नहीं है। हमने देश की आजादी के बाद से खुद को अलग कर लिया था। अगर हम उस समय देश की राजनीति में हिस्सा लेते तो आज सत्ता के बड़े हिस्सेदार होते। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि दीनी मदारिस का बोझ कौम उठा रही है और उठाती रहेगी, इसलिए हम सरकारी मदद पर थूकते हैं और हिमालय की से भी ज्यादा मजबूती के साथ हम खड़े रहेंगे, क्योंकि इन लोगों का चाहना ऐसा है कि सरकारी मदद ना लें और सरकार इनके मदरसों में दखल अंदाजी ना करे और ये वो वहाँ जो चाहें वो कर सकें, अपने हिसाब से मदरसों को चला सकें। जब वापस आते हैं यूसीसी के मुद्दे पर, ये लोग यूसीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं वो तो सभी जानते हैं, लेकिन आप जाते जाते सुनिए क्या कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूसीसी के। जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये 3 तलाक से तो
सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। 3 तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद 3 तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे, तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है? उस भाई का क्या होगा? वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए 3 तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं, माता, पिता, भाई सब दुखी हो जाते हैं। और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में था। मिस्र में, इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। हमसे 90 साल पहले। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं और मैं जानता हूं कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। साथियों, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? ये आज का हमला नहीं है, ये तो हमला वंचितों पे सदियों से होता है और ये कोई पहला वंचित वर्ग का कोई व्यक्ति नहीं जिसकी जान पे बनाई है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए, बहुत सारे लोगों की जान गई, लेकिन आज कानून का राज है। जब मेरे जैसे व्यक्ति के साथ ये हो रहा है तो आम वंचित वर्ग के व्यक्ति के साथ क्या होता है, उत्तर प्रदेश में क्या लॉ एंड ऑर्डर है, इसको हमें समझना चाहिए। और अब तक क्या कार्रवाई, ये 24 घंटे ज्यादा आपके सामने है। मैं तो मौत और जिंदगी के बीच लड़ रहा था, लेकिन अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। ये बिना सत्ता के संरक्षण के नहीं हो सकता है। क्या इंटेलिजेंस है पुलिस की, क्या उनके पास इंफॉर्मेशन है, सूत्र उनके बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं।
अब तक क्यों आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए? गाड़ी भी बरामद इसलिए हुई क्योंकि गांव वालों ने बता दिया कि मीरकपुर में कोई गाड़ी खड़ी करके गया है। अब तक लोग नहीं मिले। ये वंचितों का बेटा है, अगर मर भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, लोग भूल जाएंगे। ये किसी रानी का बेटा नहीं है, तो अगर उसको कुछ होगा, किसी कमिश्नर साहब से जुड़ा हुआ मामला नहीं है कि 4-5 घंटे में कुत्ता बरामद हो जाएगा। मैं ये मानता हूँ सरकार की घोर लापरवाही है, और मुख्यमंत्री का बिल्कुल ना बोलना और बड़े बड़े दावे करना और इस घटना में ना बोलना स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री सत्ता को संरक्षण दे रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, और उनके संरक्षण में अपराधी पल रहे हैं। और ये कानून व्यवस्था के लिए, लोगों के कानून के प्रति विश्वास के लिए बड़ा खतरनाक है। अच्छा, हम लोगों ने सीसीटीवी देखा, उसमें दिख रहा है कि पीछे से गाड़ी आके चेस करती है। क्या कुछ अगर कुछ बता पाएंगे कि आप कहाँ थे, कैसे फायर? देखिए, मैं दिल्ली से लौटा हूँ, मेरे एक साथी की डेथ हुई, मैं थोड़ा सा परेशान था। फिर उस डेथ की सूचना के बाद मुझे आना था देवबंद में। हमारे एक साथी की माताजी की डेथ हो गई थी, उनके यहाँ रस्म पगड़ी का कार्यक्रम था। उनके घर से जैसे मैं निकला, सहारनपुर की तरफ मुश्किल से 50 मीटर चला होगा, एक गाड़ी आती है। मैं फोन पे था, मेरा ध्यान था, उसने वहां से गोली चलती है और वो गोली मेरे कान के पास से निकलती है। मैं अपने साथियों को कहता हूं कि गोली चली है। पहले मुझे लगा, उस आवाज से लगा पटाखा है, लेकिन बाद में जब वो वाइब्रेशन हुई जाते हुए तो मुझे एहसास हुआ गोली, और वो गाड़ी में टकराई भी। फिर दूसरी गोली जब मुझे लगी, बुलेट जो चीरती हुई लोहे के हिस्से को गाड़ी के, और वो मुझे लगी, तब मुझे एहसास हुआ कि हम घिर गए। फिर तीसरी गोली चली, इसने मेरा आगे वाला शीशा पूरा डैमेज कर दिया। चौथी गोली पे मैं नीचे हो गया, जो गोली आपने देखा कि वो सीधी उसमें लगी। अगर मैं नीचे ना होता तो वो मेरी छाती के आर पार चली जाती। फिर वो गाड़ी 10 मीटर आगे जाकर रुक जाती है। वो 2 हवा में फायर करते हैं, जैसा मैंने देखा, और फिर उन्होंने फिर हमारी गाड़ी फायर किया। वो फायर जो है गाड़ी के नंबर प्लेट पे लगी। मेरा ये मानना है, उनको ऐसा लगा होगा कि हमने जो काम करने आए थे वो कर दिया, अब ये मर गया, शायद जैसा पहले कई घटना में हो। फिर वो शायद सरेंडर करने के मूड में थे, लेकिन जैसे ही मनीष ने गाड़ी को मेरे कहे से यू टर्न लिया, उनको समझ आया कि ये जिंदा है, तब वो वहां से भागे। हमने पुलिस को बताया कि ये गाड़ी का नंबर है, फिर उन्होंने उसको इंक्वायरी किया। पुलिस के अच्छे अधिकारी यहाँ हैं, उम्मीद है वो अच्छा काम भी करेंगे। लेकिन ये स्पष्ट हुआ कि अपराधियों में कोई डर भय नहीं है। कितने लोग थे? 3 लोग थे। 2 लोग असले से हमला कर रहे थे, एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था। चंद्रशेखर जी, कोई थ्रेट कॉल आया हो आपको इससे पहले, कोई धमकी? पिछले कई सालों से आ रही है। मैं लगातार पुलिस को इंटीमेट भी करता रहता हूँ। मैंने डीजीपी को भी लिखा, गृह मंत्री को भी लिखा, मुख्यमंत्री को भी लिखा, यहाँ के पहले एसएसपी डीएम थे उनको भी लिखा। लेकिन डीएम साहब जो पिछले थे, अखिलेश सिंह जी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते चंद्रशेखर को सुरक्षा दी जाए। मेरे आज भी याद है ये बात, क्योंकि मैंने एलआईयू के अधिकारी द्वारा पूछा कि भाई मैंने आपको बताया थ्रेट भी है, फिर क्यों नहीं हो रहा है? तो उन्होंने कहा भाई ये सरकार का मामला, सरकार चाहे तो दे सकती। तो मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे हैं कब चंद्रशेखर मरे, उनका काम आसान हो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि गरीबों की, कमजोरों की, शोषितों की बात करने वाला चंद्रशेखर इतनी आसानी से उनकी रास्ते में से नहीं हटेगा। अतीक अशरफ के साथ जैसा हुआ वैसा ही कुछ होने वाला था, ऐसा आपको लगता है? अब आप इसका आकलन खुद करें कि क्या हुआ और क्या हो सकता था। एक और बात, मुझे ऐसा लगता है कल की घटना के बाद, इतने बड़े उसके बाद भी अगर मैं सुरक्षित हूं तो हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों का आशीर्वाद, हमारी करोड़ों बहनों माताओं का आशीर्वाद, बुजुर्गों का मेरे पास है। और मैं जो जिम्मेदारी मैं लेके मैदान में आया हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब, सदगुरु रविदास जी का जो बेगमपुरा राज का सपना है, मानवता के राज का सपना है, संविधान को लागू कराने का है, इन वर्गों को अधिकार देने का है, जब तक वो पूरा नहीं होगा मैं कहीं जाने वाला भी नहीं। गाड़ी को मीरकपुर में छोड़कर अपराधी भाग जाते हैं, तो उसको कुछ और बता रहे, उसको कहानी कुछ और नया मोड़ देने की कोशिश। हो सकता है वो चाहते थे जो गुजरों और दलित समाज में एकता बनी है वो एकता टूट जाए, ये होगा ही नहीं कभी। वो चाहते थे जो गुजरों और दलित समाज में एकता बनी है वो एकता टूट जाए, ये होगा ही नहीं कभी। ठीक है, ये नहीं हो सकता है। हमारी लीडरशिप ने ये निर्णय लिया है कि जब 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं हुई तो हमें अपने लोगों को भी जवाब देना है, तो इसलिए शायद उन्होंने 3 तारीख का समय रखा है। मैं उसका हिस्सा बनूंगा। अमेठी के अंदर एक फेसबुक वायरल हुई है पोस्ट, जिसमें आपको मारने की वो की गई है, कही है उसके अलावा। ठीक है, देखिए लोकतंत्र है, उनके अधिकार है, मारे या छोड़े। मैंने कहा ना, मैं पहला थोड़ा ही जो मारा जा रहा हूँ या जिसको मारने का प्रयास किया, मुझसे पहले बहुत मरे हैं, लेकिन उनको कोई जान नहीं रहा था। मुझे लोग जानते हैं तो मेरी बात पे बात आगे बढ़ रही, लेकिन मैं अपने लोगों को मरने नहीं दूंगा। ये भी मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ। घटना होने के बाद ये पोस्ट किया है अमेठी क्षेत्र महासभा से,
कि इस बार तो बच गया, अगली बार नहीं बचेगा? देखो, मैं गोली से डरता नहीं, मैं गोली से बंदूकों से नहीं डरता हूँ। मैं संवैधानिक रास्ते से चलता हूँ, संविधान को मानता हूँ। गोली चलाने वालों को भी कहना चाहता हूँ, कुदरत उनको सद्बुद्धि दे, गलत जगह पंगा ले रहे हैं। मैं झगड़ा नहीं चाहता, मैं अपने लोगों को भी कह रहा हूँ कल से शांति बनाओ और संविधान के रास्ते चलो। वो हमें डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि जो हम राजनीतिक ताकत हमारी बन रही हो कमजोर हो जाए, हम दूसरी दिशा चले जाएं। लेकिन ये भी एक अटूट सत्य है कि हम संविधान के जरिए जवाब देना जानते हैं, और किसी को गलतफहमी हो तो वो गलतफहमी सुधारने का समय है। वो क्यों वो कर रहे थे, वो पाला खींच लें। मुझे ही तो मारना है ना, वो बता दे मैं चला जाऊंगा मरने में, अगर मेरे लोगों के साथ तो ये खेलना खेले ना। मैं तैयार हूं, अगर मेरे मरने से हमारा आंदोलन आगे बढ़ता, हमारे लोग खड़े होते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि ये आज लोकतंत्र है। गोली की भाषा से एक चंद्रशेखर मरेगा तो क्या हो जाएगा, हजारों चंद्रशेखर पैदा हो जाएंगे। ये समाज, बहुजन समाज तो उपजाऊ समाज है। एक मरेगा, हजार पैदा हो, कितने चंद्रशेखर मारोगे? और मारो गोलियों में, सत्ता का संरक्षण आपको है, मुख्यमंत्री आपका अपना है, खूब चंद्रशेखर को मारो, हर जिले से चंद्रशेखर पैदा होंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब को सपना पूरा करे बगैर संविधान को लागू करवाए हम लोग जाएंगे नहीं। चंद्रशेखर भाई, पहली घटना आपके साथ मुजफ्फरनगर में हुई, दूसरी अब देवबंद में, क्या लगता है कि आसपास का क्षेत्र, उससे पहले बुलंदशहर? अगर पहली घटना पे ठोस कार्रवाई हो जाती तो अपराधियों के हौसले कमजोर होते। लेकिन मैंने कहा ना कि एक रानी का नहीं, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा है, एक गरीब माँ का बेटा है, तो मर जाए, क्या फर्क पड़ा, किसी को क्या फर्क पड़ता है? उनका रास्ते कांटा आसान से निकल रहा है, तो इसलिए उनको लगा कोई वो नहीं। लेकिन जनता समझ रही है। मेरे एक एक खून का जवाब मेरे लोग जो है ना मुझे संरक्षण देके लेंगे, और वो सबक सिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जिसके अब संरक्षण में गुंडे पल रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, क्या ये पॉलिटिकल अटैक था आपको लगता है? पुलिस जांच कर रही है कि मेरे मरने से किसको फायदा हो सकता है, कौन मुझे चाहता मैं मर जाऊं। पुलिस जांच कर रही है, मुझे उम्मीद है पुलिस फेयर जांच करके, कोई मैनिपुलेट करके नहीं, सही जवाब देगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। चंद्रशेखर का जो कद बढ़ रहा है देश के अंदर, कई मुख्यमंत्रियों ने भी अब ट्वीट किया है, ओवैसी ट्वीट कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं, तो इस चीज को क्या ये लगता है? कुछ भी गलत होगा तो लोग बोलेंगे। अगर कल मेरी जान ही चली जाती तो लोग फिर भी तो उनको पीड़ा होती। उनको अपना भी देखना है, कल उनके साथ भी हो सकती है। ये लाइन ही, विचारधारा ही गलत है कि गोली से वो करो, और ये बीजेपी की भाषा है, गोली मारो सालों को, ये वो उपजाऊ हो रही है। देखिए, बहन जी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैंने उनको हमेशा बड़ा माना, वो मुझे छोटा नहीं मानती अपने परिवार का। उनको ये घटना छोटी लगी, शायद अगर मैं मर भी जाता शायद उनको इस पर कोई शायद बुरा नहीं लगता, मुझे उनसे कोई दुख नहीं है। मेरे लोग मेरे साथ हैं, ये बहुत, और वो समझ रहे हैं कि जो उनके लिए मरने को तैयार है, जो जान पे जिसकी बनाई है, वो हमारा अपना है। मेरे लोग मेरे साथ खड़े होंगे, मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूंगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।